नमस्कार, मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ एडवोकेट रिदम, आपकी अधिवक्ता बनने। और हम सीरीज चला रहे हैं जहाँ मैं सर से क्वेश्चन कर रही हूँ जो कि आपके पास ऑलरेडी आते रहते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में सर से सवाल था कि क्या टैटू आपकी प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है, जिसके बारे में हमें सर ने बहुत ही अच्छे से समझाया है। अगर आप सुनना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जा सकते हैं या वीडियो के साथ हमारी लिंक अटैच होगी, उस पर जा सकते हैं। तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी अगला कि जुडिशरी और सिविल सर्विसेज में कैसे पता चले कि कौन सी एक सही राह होगी एक लॉ ग्रेजुएट के लिए। मैं लॉ ग्रेजुएट के लिए ये इसीलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि लॉ ग्रेजुएट्स ही हैं जिनके पास जुडिशरी का भी दरवाजा खुल जाता है। बाकी स्टूडेंट्स तो खैर उनको पता होता है कि उनको सिविल सर्विसेज की तरफ बढ़ना है, लेकिन जुडिशरी वाले स्टूडेंट्स यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं। आने वाली हर वैकेंसी पे फोकस करने लग पड़ते हैं, कभी एडीपीओ के लिए, कभी जुडिशरी के लिए, या फिर एकदम ही अलग इससे सिविल सर्विसेज के लिए। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि इसकी जो प्रिपरेशन है अलग है या इसकी प्रिपरेशन समान है और एक व्यक्ति दोनों की तैयारी कर सकता है? ये क्वेश्चन जो है ऐसा क्वेश्चन है जिससे मैं लगातार दो चार होता रहता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा हुआ है जो एक साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और कुछ इसीलिए किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं क्योंकि वो दूसरे एग्जाम के लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं मानते, अपने आप को कैपेबल नहीं मानते। आई थिंक कैपेबल ज़्यादा अच्छा शब्द होगा क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि इन नॉर्म्स को जो फुलफिल करता है वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है। कैपेबिलिटी हम डिसाइड करते हैं। कई बार बहुत सारे मैंने शहरों में देख रखा है, जैसे इंदौर जैसे बड़े शहर में कैरियर काउंसलर्स होते हैं। तो कैरियर काउंसलर्स के पास जाने पर वो कुछ क्राइटेरिया है जो डिसाइड कर देता है कि आप इस सर्विस के लिए बने हैं, इस सर्विस के लिए नहीं बने हैं। कई बार माँ बाप खुद डिसाइड कर लेते हैं। जैसे अभी बीच में एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा सर इसको एडीपीओ की तैयारी करवानी है। मैंने पूछा क्यों? तो वो कहते हैं सर सिविल जज में मींस एग्जाम होता है, क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं, ये कर नहीं पाएगा। मींस आपकी कैपेसिटी डिसाइड कर रखी है आपने खुद ने या आपके मम्मी पापा ने। तो मैं आपको समझा दूं कि हर एक ह्यूमन बीइंग कैपेबल है हर उस एक काम को करने के लिए जो वो कंसीव कर सकता है, जिसके बारे में वो बिलीव कर सकता है। डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हैं। अब सिविल सर्विसेज और इसमें आते हैं तो आपको करना ये चाहिए कि एक चार्ट बना लें, एक तरफ लिखें सिविल सर्विसेज और एक तरफ लिखें जुडिशियल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में फिर दो पार्ट करें, एक यूनियन और एक स्टेट। जुडिशियल में सिर्फ एक ही पार्ट होता है स्टेट का, लेकिन आप इसमें सिविल जज और एडीपीओ दो पार्ट बना सकते हैं। अब आप अपने सामने रखें सबके सिलेबस को सामने रखने के बाद आप एग्जाम पैटर्न को सामने रखें। एग्जाम पैटर्न का मतलब यह है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए एडीपीओ में एक एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सीधे इंटरव्यू होगा। सिविल जज में प्री का एग्जाम होगा, मींस होगा और इंटरव्यू होगा। सिविल सर्विसेज में भी प्री एग्जाम होगा, मींस होगा और इंटरव्यू होगा। इन सबके सिलेबस को सामने रखने के बाद, एग्जाम पैटर्न को सामने रखने के बाद आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। जैसे एक लॉ ग्रेजुएट जब एग्जाम देने जाता है तो सिविल जज के एग्जाम में उसको लॉ के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। पहली बात, लॉ के सब्जेक्ट ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि कंपटीशन किससे होगा? लॉ वालों से होगा। सिविल सर्विसेज में कौन फॉर्म भर लेगा? हर वो इंसान आपके साथ कॉम्पीट करने के लिए आएगा जिसके पास जनरल ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो आपका कंपटीशन कहाँ ज्यादा अच्छा है, आप कहाँ कॉम्पीट करना चाहते हैं। और इसके बाद आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि आप अपने आप को कौन से पोस्ट में फिट पाते हैं। जैसे जुडिशरी में जो पोजीशन है वो नॉन सोशल है। नॉन सोशल मतलब आप सोशल गैदरिंग में नहीं जा सकते, लोगों के साथ नहीं जा सकते। पावर तो होगा, सैलरी होगी, पैसा होगा, सब होगा, लेकिन अगर आप लोगों से वन टू वन मिलना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, पब्लिक वेलफेयर में सीधे जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सिविल सर्विसेज देखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनमें आपको वन बाय वन एक डायरी में लिखना चाहिए कि कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फिर चूज करना चाहिए मुझे इसमें जाना है। एक बात और समझा दूं, क्या कोई 2 या 4 एग्जाम की एक साथ प्रिपरेशन कर सकता है? तो ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अवर माइंड इज नॉट मेंट फॉर मल्टीटास्किंग। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है, ये बात तो आपको समझनी चाहिए। दिन में 24 ही घंटे हैं और एक साल का समय किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि मोर देन सफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं है। अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक साल का समय अपने आप में 24 घंटे आप लगेंगे, तब जाके सिलेबस पूरा नहीं होगा। जुडिशरी एक साल के समय में सिलेबस पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत वास्ट है। तो एक साल में आप एक से ज्यादा एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कहा ही गया है कि आधी छोर पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी ही पावे। तो बेटर ये है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। किसी एक को साधिए, जुडिशरी में लगिए या सिविल सर्विसेज में लगिए, एक बार एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कीजिए, फिर जहां जाना है वहां जाइए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मछली की आंख पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी लेफ्ट आई में फोकस करना है या राइट आई में। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये सब बता देते हैं कि प्रेपरेशन कैसे करनी है और किस दिशा में बढ़नी है तो एग्जाम पास ही हो जाएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्जाम एक बार में नहीं क्लियर कर पाते हैं,
तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक इंसान को कितने अटेम्प्ट देना चाहिए एक लाइफ टाइम में? डेफिनेटली गवर्नमेंट ने तो हमें काफ़ी सारे न्यूमरेबल अटेम्प्ट्स दे रखे हैं, तो आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे? कितने अटेम्प्ट्स के बाद इंसान को मूव ऑन करना चाहिए या उसी में लगे रहना चाहिए?